मगर क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने समर्थकों के सामने मुसलमानों को लेकर ऐसी नफरती बातें करने वाले बाला साहब ठाकरे एक मुसलमान को समूचे महाराष्ट्र की कमान सौंप देने के लिए समूची सियासत का चित्र पलट सकते हैं, अपने एक पुराने सखा को दगा दे सकते हैं। ये यकीन हो सकता है आपको? मगर सुजाता आनंदन की ये किताब पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो चलेगा। दरअसल तो हम आप सभी मानेंगे, मगर सुजाता आनंदन की ये किताब पढ़ेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि बाला साहब ठाकरे इतने खौफजदा भी हो सकते हैं। इतने डरे डरे बाला साहब ठाकरे, इतने सहमे हुए बाला साहब ठाकरे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं उस सहमे हुए बाला साहब ठाकरे से। ये बाला साहब ठाकरे का शराब से भी बड़ा गहरा याराना है और कई दफा इस याराने ने मर्यादा की सीमाओं को भी इस कदर लांघा कि कम से कम सार्वजनिक जीवन के किसी चेहरे के साथ हम ऐसी उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। सुजाता आनंदन अपनी किताब में बाला साहब ठाकरे से जुड़ा हुआ एक वाकया दर्ज करती हैं कि जब बरस में से ये 1975 का बरस था, आधा बरस गुजर चुका था, देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा जा चुका था और इंदिरा विरोध का नारा देने वाले हर एक शख्स को कारावास की सजा सुनाई जा रही थी। काल कोठरी के भीतर ठूस दिया जा रहा था जिसने इंदिरा के खिलाफ उफ भी कहा था। और बाला साहब ठाकरे तो बीते कई वर्षों से इंदिरा के खिलाफ मंचों पर आग उगलते आ रहे थे, तो यकीनन सबको उम्मीद थी कि अब बाला साहब ठाकरे के साथ भी कुछ होगा। क्या हुआ बाला साहब ठाकरे के साथ? एक फोन आया बाला साहब ठाकरे के फोन पर, एक फोन आया। बाला साहब ठाकरे ने फोन उठाया। फोन था तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान यानी एसबी चौहान का। सीधा मुख्यमंत्री ने बाला साहब ठाकरे से जानते हैं क्या कहा? कहा आपके पास आधे घंटे का समय है, या तो बढ़िया वाला सूट पहनकर बंबई के दूरदर्शन वाले दफ्तर में आ जाइए और आपातकाल को अपना समर्थन दे दीजिए, वरना गिरफ्तारी देने को तैयार हो जाइए। मतलब बाला साहब ठाकरे को जानने वाला कोई भी शख्स होगा वो क्या कहेगा कि बाला साहब ठाकरे, अरे उन्होंने तो 90 के दशक में भी ना जाने कितनी दफा कहा कि मातोश्री में बैठा हूं, आइए गिरफ्तार कर लीजिए, तो वो गिरफ्तारी से भला डरेंगे। मगर सुजाता आनंदन बताती हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एसबी चौहान का फोन पर बाला साहब को यह कहना था कि 15 मिनट के अंदर अंदर बढ़िया वाला सूट पहन के बाला साहब ठाकरे दूरदर्शन के दफ्तर में पहुंच जाते हैं। वही बाला साहब ठाकरे जो बीते कई वर्षों से इंदिरा के खिलाफ मंचों पर आग उगलते आ रहे थे, उन्होंने आपातकाल पर इंदिरा को समर्थन दे दिया और बदस्तूर समर्थन जारी रखा। मगर सच कहूं तो फिर भी मुझे इस पे कोई हैरानी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जब आप 1969 में जेल गए थे 3 महीने के लिए, तब आपके अनुभव अच्छे नहीं गुजरे थे, इस नाते कारावास की सजा से जरा आप असहज हो जाते थे, इस नाते आपने ये कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। मगर 1980 में बाला साहब ठाकरे ने जो किया उसका जवाब तो यकीनन मुश्किल है। क्या किया था 1980 में ऐसा? ये बताने से पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे बरस 2006-07 के दौर में बाला साहब ठाकरे का दिया हुआ एक बयान। जब मुस्लिम राजनीति पर, मुसलमानों पर बात करते हुए बाला साहब ठाकरे ने मुसलमानों को हरा जहर कहा था कि यह हरा जहर है जो समूचे हिंदुस्तान को ढक रहा है। और मुसलमानों को लेकर इस तरह की बातें बाला साहब ठाकरे पहले भी मंचों पर लगातार करते रहते थे। मगर क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने समर्थकों के सामने मुसलमानों को लेकर ऐसी नफरती बातें करने वाले बाला साहब ठाकरे एक मुसलमान को समूचे महाराष्ट्र की कमान सौंप देने के लिए समूची सियासत का चित्र पलट सकते हैं, अपने एक पुराने सखा को दगा दे सकते हैं? ये यकीन हो सकता है आपको? मगर सुजाता आनंदन की ये किताब पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो चलेगा। दरअसल हुआ क्या था कि जब 1977 में दिल्ली में जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस जनता पार्टी के मुखिया थे चंद्रशेखर। वो चंद्रशेखर जिनके दोस्त हुआ करते थे बड़े मराठा नेता शरद पवार, जो उन दिनों कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस की सरकार में, वो वसंत दादा पाटिल वाली सरकार में मंत्री हुआ करते थे। मगर जनता पार्टी की सरकार आने के बाद चंद्रशेखर ने शरद पवार के साथ आहिस्ता आहिस्ता बैकडोर से बातचीत शुरू की, जिसका परिणाम यह हुआ कि शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी से करीब 40 विधायकों के साथ किनारा किया और जनता पार्टी के साथ मिलकर एक गैर कांग्रेसी सरकार बनाई और बन गए खुद मुख्यमंत्री। मगर पवार का यह मुख्यमंत्री कार्यकाल जब तक अपना रंग दिखाता, तब तक दिल्ली के सियासी रंग बदल चुके थे।
दिल्ली दरबार में 36 महीनों के बाद इंदिरा की दोबारा वापसी हो चुकी थी और सत्ता में दोबारा लौटने के बाद तत्काल इंदिरा और संजय के इशारे पर जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान तमाम सूबों में बनी जनता पार्टी की अलग अलग सरकारों को बर्खास्त करने का फरमान सुनाया गया और बर्खास्त होने वाली इन सरकारों में पवार का भी नाम शुमार था, जिसके बाद पवार की सत्ता से विदाई हुई और नए सिरे से ऐलान हुए महाराष्ट्र के 1980 के विधानसभा चुनावों के, जिन चुनावों के भीतर पवार को अपनी जीत की आस का दिया मातोश्री के छज्जे पर टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि बाला साहब पवार के पुराने यार हुआ करते थे और अपनी उसी यारी पर पवार को भरोसा था, जिस नाते पवार को ऐसा लगता था कि भलभी से आपातकाल के कालखंड में ठाकरे ने कुछ विवशताओंवश इंदिरा का साथ दिया था, मगर इन चुनावों में अब आपातकाल के हटने के बाद वो यकीनन अपने पुराने तेवर में वापसी करेंगे और उनके साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस के खिलाफ चुनावी घेरेबंदी करेंगे और यकीनन मराठवाड़ा का इलाका पवार का गढ़ था और ठाकरे आहिस्ता आहिस्ता कोंकण और मुंबई के इलाके में मशहूर हो रहे थे। तो पवार को ऐसा लगता था कि यह गठजोड़ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ सफलता जरूर दर्ज करेगा, मगर पवार को झटका तब लगा जब बाला साहब ठाकरे ने इन विधानसभा चुनावों से बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। मतलब ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि शिवसेना 1980 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी ही नहीं। पर्दे के पीछे से पुराने पुरखे बताते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने यह ऐलान अपने एक और दोस्त को महाराष्ट्र की सत्ता दिलाने के लिए किया था। और यकीनन आपके कानों को यकीन नहीं होगा बाला साहब ठाकरे के उस जिगरी यार के नाम पर। बाला साहब ठाकरे के उस दोस्त का नाम था अब्दुल रहमान अंतुले। जी हां, वही बाला साहब ठाकरे जो अपने समर्थकों के सामने मंचों पर मुसलमान को हरा जहर कहते हैं, उन्हीं बाला साहब ठाकरे ने अपने एक जिगरी यार अब्दुल रहमान अंतुले के लिए अपनी यारी को अपने एक और मराठी माणूस जिगरी यार शरद पवार की यारी पर भारी कर दिया था 1980 के विधानसभा चुनाव में। यह दास्तान हमें अचरज में इसलिए डालती है क्योंकि इस दास्तान के भीतर वो शख्स समूचे महाराष्ट्र की गद्दी एक मुसलमान मुख्यमंत्री के हाथों में सौंपता हुआ नजर आ रहा है, जिस शख्स पर ताउम्र यह इल्जाम लगता रहा कि वो अपने समर्थकों के जहन में मुसलमानों के लिए नफरत का नशा परोसता है। खैर, नफरत के नशे से याद आया नशा और नशे से याद आई शराब। बाला साहब ठाकरे का शराब से भी बड़ा गहरा याराना है और कई दफा इस याराने ने मर्यादा की सीमाओं को भी इस कदर लांघा कि कम से कम सार्वजनिक जीवन के किसी चेहरे के साथ हम ऐसी उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। सुजाता आनंदन अपनी किताब में बाला साहब ठाकरे से जुड़ा हुआ एक वाकया दर्ज करती हैं कि जब वर्ष 1995 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की महायुति ने विजय पताका फहराई और शिवसेना के मनोहर जोशी बाला साहब ठाकरे के दिए हुए फॉर्मूले के ही तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे, तो जाहिराना तौर से बंबई की जानी मानी हस्तियां बाला साहब ठाकरे और शिवसेना, जो तब सत्ताधारी दल बन चुका था, उसे तमाम तरीके की दावतों में, आयोजनों में आमंत्रित कर सत्ताधारी दल के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिशों में लग गई। और इसी सिलसिले में एक बड़ी पार्टी आयोजित होती है डॉक्टर एच.एल. हीरानंदानी के घर, जो बड़े मशहूर सर्जन हुआ करते थे और उनके बेटे निरंजन हीराचंदानी समूची बंबई के सबसे बड़े बिल्डर्स में शुमार होते थे। बिल्डर्स के साथ बाला साहब ठाकरे के पुराने संबंध दशकों पुराने रहे हैं, तो जाहिराना तौर से बाला साहब ठाकरे और समूचा मंत्रिमंडल डॉक्टर एल.एच. हीरानंदानी की उस पार्टी में शुमार होता है। पार्टी के भीतर फल के जूसों से बाला साहब ठाकरे का स्वागत अभिनंदन किया जाता है, जहां पहली ही नजर में प्लेट में फलों और गिलास में फ्रूट जूस देखकर बाला साहब ठाकरे की त्योरियां चढ़ती हैं। मगर यहां तक तो फिर भी गनीमत थी। जब मंच पर बाला साहब ठाकरे को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, तो अपने भाषण के दौरान बाला साहब ठाकरे ने बोला कि ये पार्टी डॉक्टर एल.एच. हीरानंदानी की है। डॉक्टर साहब बहुत बड़े ईएनटी डॉक्टर हैं। ई माने होता है ईयर का अर्थ होता है कान, और हमारे कानों को सुख देने वाला
ये सुरम्य संगीत तो हमें सुनाई ही पड़ रहा है। फिर एन का मतलब होता है नोज, यानी नाक, जो खुशबू लेती है, और यहाँ जितने स्वादिष्ट व्यंजन हैं उनकी खुशबू हमें जी भर के आनंदित कर रही है। मगर डॉक्टर साहब से एक शिकायत है, ईएनटी में टी के मायने होते हैं थ्रोट, यानी गला। गले को तर करने के लिए तो कोई इंतजाम है नहीं। नीचे खड़े हुए डॉक्टर एलएच हीरानंदानी बाला साहब ठाकरे का मुंह देखते रह गए। 2 मिनट तक सकुचाए और फिर बाला साहब ठाकरे से बोले, जी ये सार्वजनिक पार्टी है, यहाँ शराब मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं, चलेगी? ये बोलना था कि सबको लगा शायद अब बाला साहब ठाकरे जी थोड़े संयमित हो जाएं, मगर ठाकरे तो ठाकरे थे। तत्काल बाला साहब ठाकरे ने कमरे के दूसरे कोने पर खड़े मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी से चिल्ला के कहा, काय रे माना, तू पीतोस नहीं का? मनोहर जोशी बाला साहब ठाकरे का 2 मिनट तक चेहरा देखते तक रह गए कि क्या कहें क्या ना कहें। और सुजाता आनंदन बताती हैं, ठाकरे के मुख्यमंत्री से ऐसी बात करने के बाद तत्काल आहिस्ता 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 वो समूची फ्रूट जूस की पार्टी कब शराब पार्टी में बदल गई, किसी को यकीन ही नहीं हुआ। आए हुए मेहमान अचंभित थे कि जिस पार्टी में मुख्यमंत्री शुमार हो, उस पार्टी में शराब ऐसे बह रही है जैसे क्या ही कहा जा सकता है अब इसके आगे। बस यही कह सकते हैं कि यही थे वो 3 बाला साहब ठाकरे के अनसुने राज, जिनके बारे में बाला साहब ठाकरे की तस्वीर ऊपर ऊपर से देखने वाले शख्स को शायद ही कभी इल्हाम हो सकता है, या शायद ही वो कभी कल्पना कर सकता है। मगर ये 3 किस्से तो महज वानगी हैं उस अनसुनी दास्तान की, जो दास्तान सुजाता आनंदन ने अपनी किताब यानी हिंदू हृदय सम्राट द सेना हाउ चेंज द मुंबई फॉरएवर में दर्ज की हैं।